नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ पहले कि मैंने जो टीजीटी पीजीटी सीरीज मतलब कि शुरू करने वाली हूँ आपकी तैयारी का, तो मैं आपको 5 नवंबर के बाद ही शुरू करूँगी, क्योंकि अभी आपके जो नेट के बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी है और आपकी जो टीजीटी पीजीटी देंगे उनसे भी संबंधित क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ये मेरा सीरीज़ ख़त्म हो जाए, इसके बाद फिर मैं आपके लिए जो है टॉपिक वाइज जो टॉपिक हम रह गया है मेरा टीजीटी पीजीटी का, उस टॉपिक को मैं कवर कराऊंगी। और ये सारे क्वेश्चन है ये केवल नेट के ही नहीं है, बल्कि आपके जो टीजीटी के एग्ज़ाम देंगे आप पीजीटी के देंगे। मैं बार बार आप कहती हूँ हर एग्ज़ाम के लिए आपके ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो प्लीज़ ये भी क्वेश्चन आप देखते चलिए। ये इसमें आपका मिलान के हैं, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लें, या उसमें भी आपके जो टीजीटी के एग्ज़ाम दिए हैं 11 वाले में भी, एलटी ग्रेड में भी, उसमें भी आपके नेट के बेस पर क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये नेट के लिए है। तो प्लीज़ आप जो है इसको भी साथ में देखते चलिए। देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन पूछे थे कि ये काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था। मार्थेंडम योजना, इटावा पायलट योजना, और उसके बाद है गुड़गांव योजना, नीलखेड़ी योजना, ग्राम पुनर्निर्माण योजना। देखिए इनको मैच कराना था, तो मैंने आपको इसको बताया भी था, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको दिया था। देखिए मार्थेंडम योजना ये किसने शुरू किया था? हैच ने। तो मार से याद करना, हैच, मार हैच। तो इस तरह मार्थेंडम योजना हैच ने शुरू किया था। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना जो थी ये अल्बर्ट मेयर ने, एटा मेयर, इस तरह एटा में याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने। और उसके बाद आता है गुड़गांव योजना। गुड़गांव जो योजना है एफएल ब्रेन, एफएस या एफएल ब्रेन ने जो है इसकी शुरू किया था गुड़गांव योजना को। अब आता है नीलखेड़ी योजना। नीलखेड़ी योजना श्री एस के देव के द्वारा शुरू किया गया था। और ग्राम पुनर्निर्माण योजना ये जो शुरू किया गया था सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका जहाँ कन्फ्यूजन होता है, मार्थेंडा में हैच के द्वारा, इटावा जो है अल्बर्ट मेयर के द्वारा, गुड़गांव की जो योजना है वो एफएस ब्रेन के द्वारा है, एफएल ब्रेन है। और इसके बाद है नीलखेड़ी योजना, ये जो योजना शुरू की गई थी ये एस के देव ने शुरू किया था। और ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें। तो ग्राम पुनर्निर्माण योजना में सर डेनियल हैमिल्टन ने शुरू किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मैंने आपको ऐसे ही लिख दिया है कि आप इसको याद कर लीजिए, और मैंने इसका सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपका HDI करके। इसमें आपका है जो विकास के सिद्धांत में मैंने सब सारी चीज़ें पढ़ाया है, वहाँ आप एक्सटेंशन एजुकेशन में जाकर के देख लीजिएगा। देखिए GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IBR इन्फेंट बर्थ रेट, और LER यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो ये चीज़ें हैं, इस कभी कभी आपके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत मोस्ट, ये आपके LT ग्रेड में क्वेश्चन आपका आया है, और आपके TGT में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप हमें बताएंगे प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, इनमें से कोई नहीं। इसीलिए मैंने आपको इसका आंसर नहीं लिखा, आपको बताना है कि औपचारिक जो प्रसार शिक्षा है कैसी शिक्षा, औपचारिक है, अनौपचारिक, गैर औपचारिक। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में इसका उत्तर लिख करके देंगे बराबर क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने खुद बनाया है सारे क्वेश्चन। देखिए चार्ट, देखिए ये सारे चार्ट के प्रकार हैं। चार्ट के प्रकार, पिक्टोरियल चार्ट, संस्थागत चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट। अब सबसे पहले आपको बताना चार्ट किसे कहते हैं। देखिए विचारों की श्रृंखला को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शन करना ही, यानी जो विचार होते हैं उनको हम एक श्रृंखला, एक क्रमबद्ध रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं विजुअल रूप में, वही क्या होता है? चार्ट होता है। अब आता है पिक्टोरियल चार्ट क्या होता है। पिक्टोरियल चार्ट क्या है? जिसमें हम जनसंख्या को दर्शाने के लिए चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। पिक्टोरियल चार्ट में क्या है कि किसी पॉपुलेशन को हमें प्रदर्शित करने के लिए चित्रात्मक रूप में उसको हम प्रदर्शित करते हैं। मैंने इसको पढ़ाया भी है चार्ट के प्रकार में, वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। और संस्थागत जो चार्ट होता है ये किसी महाविद्यालय, किसी संगठन में जो है दिखाने के लिए कि अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ इस तरह बताते हैं एक संगठन को एक चार्ट के रूप में, तो ये हमारा संस्थागत चार्ट होता है। पाई चार्ट क्या होता है? ये जो होता है आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में अध्ययन करने के लिए, जैसे गोले में बना देते हैं कितने परसेंट है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, तो ये आपका पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट में क्या है? आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में अध्ययन करने के लिए पाई चार्ट बनाया जाता है। अब आता है फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट में क्या होता है कि एक फ्लो का मतलब एक लाइन, एक क्रमबद्ध रूप में, सीक्वेंस में हो। तो फ्लो चार्ट में क्रमागत प्रदर्शन करने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके चार्ट के प्रकार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए पोस्टर में इनमें से कौन से मुख्य 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर मैंने हिंदी नहीं लिखा है, हिंदी आप जाने दीजिएगा। इसमें जो आकर्षण, इसको अट्रैक्टिव बोलते हैं। बड़ा चित्र यानी इसमें कह सकते हैं बोल्ड, बड़ा चित्र, और कई रंगों का प्रयोग करना। और इसमें हमने यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपका, इसका जो आंसर होगा ABC यानी अट्रैक्टिव, बोल्ड और क्लियर। क्या है? अट्रैक्टिव, बोल्ड और क्लियर, ये इसके आंसर होंगे। फिर से देख लीजिए, ए से अट्रैक्टिव, बी से बोल्ड, सी से क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग करके जो है हमें पोस्टर को बताते हैं कि ये हमारा पोस्टर में 3 क्वालिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, बोल्ड और क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर के मुख्य रूप से आकार कैसा होना चाहिए, उसकी साइज क्या है, इस साइज को बताना है। 24x48, 25x30 यानी लंबाई और चौड़ाई इसका दिया गया है पोस्टर का। तो इसमें जो ऑप्शन में होता है 24x36 होता है, यानी 24x36 के साइज का जो है इंच जो है इसका होना चाहिए 24x36। तो ये पोस्टर की साइज होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिग्रहण की प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से चुनिए। ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है, ये आपके नेट में क्वेश्चन निश्चित है और आपके टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखिए बहुत ध्यान से। और ये क्वेश्चन आपके बहुत, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी डाल दिया है, ये भी सीक्वेंस मैंने डाल दिया हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। देखिए यहाँ पर है कि सबसे पहले जो है ग्रहण करने वाला इनोवेटर्स होता है। क्या होता है? इनोवेटर, जिसको हम नवाचारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाचारक बोलते हैं, नवाचार बोलते हैं जिसको, जो नवाचार सबसे पहले जो ग्रहण करता है। ये भी मैंने पढ़ाया आपको अधिग्रहण की प्रक्रिया में। तो पहला आता है नवाचारक, और दूसरा है शीघ्र अंगीकरण, जिसको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। इसके बाद आता है शीघ्र बहुसंख्यक, यानी आपका आता है अर्ली मेजॉरिटी। उसके बाद आता है विलंब बहुसंख्यक यानी लेट मेजॉरिटी। और लास्ट में आता है लेगार्ड्स यानी भेद अंगीकरण। क्या होता है? भेद अंगीकरण। अंग्रेजी में याद करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी में जो है ये चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी लिख दिया है, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी। यहाँ से 2 इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स। अब देखिए इनोवेटर्स में 2.5% लोग ज़्यादा ग्रहण, यानी सबसे कम ग्रहण करने वाले इनोवेटर्स होते हैं। और जब ये ग्रहण कर लेते हैं, इनकी नकल करके ये करते हैं 13.5% लोग। फिर इनकी नकल करके ये करते हैं 34%, इनकी नकल करके लेट मेजॉरिटी करते हैं 34%, और लास्ट में हमारा 16% रह जाते हैं जो ये ग्रहण करते हैं, जिनको बोलते हैं लेगार्ड्स या भेद अंगीकरण, जो सबसे अंत में ग्रहण करते हैं। तो इनकी आप परसेंटेज भी याद कर लीजिएगा और इसके साथ साथ इनको जो इस सीक्वेंस इनका याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके हैं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजियम। इनको जो है इनसे मिलान करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। देखिए सेमिनार क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं। ये इसका काम क्या है? ये औपचारिक होता है, सैद्धांतिक पक्ष पर गहन अध्ययन कर बताता है। औपचारिक, सबसे पहले याद करना, औपचारिक सैद्धांतिक पक्ष पर एक गहन अध्ययन करने की बात करता है सेमिनार में। दूसरा आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ये अनौपचारिक होता है। याद रखना, सेमिनार औपचारिक है, कॉन्फ्रेंस अनौपचारिक है, कि एक विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। एक ही विषय पर विचार विमर्श करना ही कॉन्फ्रेंस होता है, जो अनौपचारिक होता है। सेमिनार में क्या होता है, ये जो इसमें टॉपिक, रिसर्च के टॉपिक होते हैं, और जिसमें क्या होता है औपचारिक तरीके से जो है रिसर्च, जो एक्सपर्ट होते हैं वहाँ बैठते हैं और उस पर एनालाइज किया जाता है और उस पर चर्चा भी होती है। तो ये औपचारिक होता है, जिसमें सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। अब आता है हमारा वर्कशॉप। ये जो वर्कशॉप होता है, ये व्यवहारिक विषय पर समस्या के समाधान के लिए शिक्षा प्रशिक्षण करता है। कौन? वर्कशॉप। याद रखना क्या है, कोई व्यवहारिक जो समस्या होती है, व्यवहारिक कोई विषय होता है, उस पर चर्चा की जाती है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। ये 4 से 6 दिन का होता है। इसे वर्कशॉप या कार्यशाला भी कहते हैं। अब आता है सिंपोजियम। सिंपोजियम को हम बोलते हैं विचार समिति। क्या होती है? विचार समिति होती है। ये उच्च स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। सिंपोजियम ये उच्च स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। तो ये आप याद रखना, सेमिनार क्या है? औपचारिक है, कॉन्फ्रेंस औपचारिक होता है। वर्कशॉप ये शिक्षा प्रशिक्षण का काम किया जाता है, किसी व्यवहारिक विषय के पर आधारित। सिंपोजियम उच्च स्तरीय विवाद होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के चरणों को क्रमवार प्रस्तुत करिए। ये भी क्वेश्चन आपके नेट में कई बार पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करता है, इसमें उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम कोई उद्देश्य होता है,
उसको निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, यानी हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसको स्पष्ट करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, एक उसमें से चुनेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण चिन्हों को पहचान करेंगे, उससे संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को उस पर चुनाव करेंगे, यानी इसको चिन्हित करेंगे। इसके बाद आता है कार्यक्रम को नियोजित, यानी जो हमने प्लानिंग बना लिया है, जो उद्देश्य स्पष्ट कर लिया, उसके आधार पर नियोजन बनाएंगे, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर इसके बाद आता है संचार माध्यमों का चुनाव, यानी हम जो कार्यक्रम नियोजन बनाए हैं उसको किस माध्यम के द्वारा लोगों तक बताएंगे। फिर इसके बाद आता है आंकड़ों को, जब बता देंगे, बताने के बाद आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद आता है आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद इसमें होता है हमारा आंकड़ों को विश्लेषित करते हैं। फिर लास्ट में आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आंकड़ों को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद उसको वर्गीकृत करेंगे, विश्लेषण नहीं आएगा। पहले क्या होगा, इकट्ठा करते हैं, इसके बाद उसको वर्गीकृत करते हैं आंकड़ों को, तब उसको हमने जो वर्गीकृत किया है उसको एनालाइज करते हैं कि हमने जो योजना बनाई हमारा कितना सफल रहा, कितना नहीं रहा, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, ये सारी चीज़ों का क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा होता है मूल्यांकन के चरण। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर इसके बाद आता है उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण चिन्हों को पहचान करते हैं। फिर कार्यक्रम के नियोजन को तैयार करते हैं। फिर इसके बाद आता है संचार माध्यमों का चुनाव। फिर आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर आंकड़ों को वर्गीकृत करना, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो ये टॉपिक हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद ये भी आपका, लगभग मैंने जो भी क्वेश्चन आपके बताया ऐसा नहीं है कि कोई इसमें से इम्पोर्टेंट ना हो, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से देखा करिए। और हमारी एक राय है, प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेंगी। तो अब देखिए, मैच द मॉडल दियर फोकस्ड पॉइंट, यानी ये मॉडल दिया गया है, मैंने पढ़ाया भी है आपके उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो आप ये भी मैंने यहाँ पर ले दिया है। देखिए वेस्टर्न लिबरल मॉडल में क्या बताया गया है, वेस्टर्न लिबरल मॉडल में क्या बताया गया है, इसमें बताया कि डेवलप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन फॉर्म ऑफ मॉडर्न, यानी जो टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको क्या करना, उनको उपयोग करना, ये बताया गया है वेस्टर्न लिबरल मॉडल में। डेवलप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इंडस्ट्री को किसके रूप में, मॉडर्न के रूप में लाना। अब आपका वेलफेयर मॉडल में क्या बताया गया है, इसमें प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कल्याण का काम करना, उसके लिए बढ़ावा देना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी, ये वेलफेयर मॉडल में बात कही गई है। अब आता है सोशलिस्ट मॉडल, इसमें है राइट टू इक्वालिटी, यानी इसमें एक समानता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, किसमें, सोशलिस्ट मॉडल में, राइट टू इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अब आता है गांधीयन मॉडल, गांधीयन में क्या है, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड पावर, यानी पावर को और कार्य को क्या कर देना, बांट देना उनकी अधिकार के तहत, यानी डाउन टू अपवर्ड टू डाउन के रूप में इसको बांट देना कार्यों को और पावर को, जिससे सारे काम क्या होते हैं, समय पे हो जाएंगे और सारे कामों को समय पे करने के साथ साथ वो चीज़ों में पारदर्शिता भी रहेगी और कार्य अच्छे से होगा। इन्होंने गांधी मॉडल में इस चीज़ को फोकस किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड पावर, जैसे हमारा है पंचायती राज संस्था क्या है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जो है ग्राम स्तर, वही सेम चीज़ है कि पावर को बांट देना, फंक्शंस को बांट देना ही गांधी मॉडल में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट द पॉइंट विच डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से आपको पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो डेवलपमेंट, यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास क्या है, विकास की कॉन्सेप्ट को बताता है, उस पॉइंट को बताना है। तो इसमें देखिए सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही, हमारा विकास कब होगा, जब सामाजिक आर्थिक वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट इसमें अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन होगा तभी तो हम संसाधन का उपयोग करके विकास कर सकते हैं, तो उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना। फिर इसके बाद आता है टेक्निकल मेजर, यानी तकनीकी रूप में हमारे पास जो तकनीक है उससे मापन करना, इसके साथ तकनीकी का उपयोग करना। उसके बाद है इम्प्रूव पीपुल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो लोग हैं उनकी जो क्वालिटी है जीवन जीने की, उसमें भी सुधार हो। ऐसा नहीं है कि निम्न स्तर पर ही जीते जा रहे हैं पैसे होने के बाद भी, या पैसे यानी उनकी जो क्या है, जब उनका आर्थिक स्तर बढ़ेगा तो उनकी जो जीवन की क्वालिटी होगी वो भी क्या होगा, उनका स्तर वो बढ़ेगा। तो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, उपलब्ध संसाधन, टेक्निकल मेजर्स और इम्प्रूव पीपुल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें सोशल जस्टिस नहीं आएगा, न इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आएगा। क्यों कि ये दोनों जो हमारे डेवलपमेंट को नहीं, मतलब मुख्य रूप से नहीं डिफाइन करते हैं, है तो है इसमें पॉइंट, हमारा सहयोग तो करते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बताना है तो ये मुख्य रूप से होते हैं। तो ये हमारी वीडियो है और ये
जो है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग आपने मुझे इतने लायक समझा कि मैं आपके सहयोग कर सकती हूँ आपके जॉब के लिए, आपके सफल होने के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे काम करने की और भी एनर्जी मिलती है कि यदि मेरे इस कार्य से बच्चों का मतलब कि स्टूडेंट्स का, हमारे फ्रेंड्स का इतना ज़्यादा लाभ हो रहा है तो मुझे और ही इसमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये हमारी वीडियो, और मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।